हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह मिथुन लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में पराक्रम एवं छोटे भाई बहन के स्वामी है और द्वादश भाव में विराजमान है, एक अंश के हैं और उस पर राहु की दृष्टि बिल्कुल कमजोर है, द्वादश भाव में विराजमान है और राहु की दृष्टि भी है। तो हालांकि सूर्य में और राहु में बहुत ज्यादा अंतर है। राहु 29 अंश के हैं और सूर्य एक अंश के बहुत दूर है। तो राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा सूर्य पर नहीं होगा, परंतु प्रभाव होगा जरूर, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। और तो इसके कारण भाई बहन पराक्रम के सुख में कमी होती है और आंखों से संबंधित ऐसे व्यक्ति को परेशानी होने की संभावना होती है। अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और सूर्य यहाँ से देख रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव बना रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। परंतु सूर्य तो बिल्कुल कमजोर है, 0-1 है और राहु की दृष्टि भी है सूर्य पर। और सूर्य पर शनि की भी दृष्टि है। शनि जो है यहाँ से देखिए सूर्य पर डाल रहे हैं अपनी 10वीं दृष्टि। तो राहु का दृष्टि का प्रभाव भले ही कम है क्योंकि 1 और 29 बहुत ज्यादा अंतर है, लेकिन शनि 8 अंश के हैं। तो इसलिए यहाँ पे सूर्य जब राहु एवं शनि से पीड़ित होंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होगी, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च होगा, आंखों से संबंधित बीमारी होगी, सब प्रॉब्लम होगी और पराक्रम एवं भाई बहन के सुख में भी कमी तथा परेशानी होती है। तो इसलिए यहाँ पे आपको सूर्य का मंत्र जाप करें, सफेद आंकड़े का जड़ धारण करें, खाने का छल्ला धारण कर सकते हैं और राहु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना। चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव के स्वामी है, धन और कुटुंब दोनों के स्वामी है और यहाँ चतुर्थ भाव में विराजमान है। तो चतुर्थ भाव में धन एवं कुटुंब के स्वामी अगर विराजमान है तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। यहाँ से दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, यानी कि चंद्रमा बहुत ही श्रेष्ठ लाभ दे रहे हैं। परंतु यहाँ पे देखिए चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी है। तो यहाँ भी वही बात है कि अंश बल में बहुत ज्यादा दूरी है, चंद्रमा में और राहु में बहुत ज्यादा दूरी है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ प्रभाव जरूर होगा लेकिन कम होगा। तो यहाँ आपको चंद्रमा से संबंधित मंत्र जाप करें या आप इसका प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और राहु इत्यादि से संबंधित इसका दान एवं उपाय करें। उसके बाद मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो मंगल इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और रोग एवं शत्रु के स्वामी है। मंगल को इस कुंडली में कारक माना जाता है और यहाँ मंगल देखिए नीच राशि में विराजमान है, कर्क राशि। लेकिन यदि कोई भी ग्रह यदि नीच राशि में विराजमान होते हैं और इसके स्वामी अगर लग्न से केंद्र में विराजमान हो जाए तो नीच भंग माना जाता है। तो चंद्रमा यहाँ विराजमान हो गए, द्वितीय भाव के स्वामी, तो नीच भंग हो गया। लेकिन मंगल केतु और राहु से पीड़ित होंगे। अब यहाँ देख लीजिए राहु से और केतु से मंगल पीड़ित है। हालांकि मंगल अगर आय भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाए, देखिए आय भाव के स्वामी धन भाव में बैठ जाए तो यह धन के लिए तो बहुत अच्छा योग है, आमदनी के लिए भी बहुत अच्छा योग होता है। परंतु यह नीच राशि में थे, चलो नीच भंग हो गया, नीच भंग हो गया लेकिन राहु केतु से पीड़ित है। इसलिए यहाँ क्या होगा, धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होगी, आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ से देखेंगे पंचम भाव में दृष्टि, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी परंतु संतान संबंधित कुछ परेशानी भी होगी। और अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होगी और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ मंगल जो है इसका रत्न धारण नहीं करना है आपको गलती से भी। कई बार मैं बोलता हूँ कि आकारक ग्रह का भी रत्न धारण कर सकते हैं लेकिन वहाँ फलादेश देखना जरूरी है। तो यहाँ आपको मंगल से संबंधित रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप कर सकते हैं, तांबे का छल्ला वगैरह धारण कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, राहु केतु का दान एवं उपाय करें और लक्ष्मी मंत्र का भी जाप करना ऐसे व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए धनेश जो है वह भी पीड़ित हो गए और जो आईएएस है वह भी पीड़ित, इसलिए ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद बुध के विषय में चर्चा करते हैं। बुध इस कुंडली में लग्नेश है और द्वादश भाव में चले गए। लग्नेश है और चतुर्थ भाव के स्वामी है
तो ऐसे व्यक्ति जो है इनकी उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर या विदेश में होती है, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी भी चले जाते हैं तब भी जन्म स्थान से दूर जाना पड़ता है, और लग्नेश दोनों होकर अगर चले गए तो ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से बहुत दूर होती है, दूसरे स्टेट में या राज्य में होती है, और शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कुछ परेशानी भी होती है, क्योंकि द्वादश भाव खर्च का होता है। और यहाँ से बुध दृष्टि डाल रहे हैं षष्ठ भाव में, तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छा होता है, लेकिन ननिहाल पक्ष का स्वामी यहाँ राहु केतु से पीड़ित है, इसको भी देखना जरूरी है। तो यहाँ आपको बुध से संबंधित रत्न धारण आप कर सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति की उन्नति जन्म स्थान से दूर होगी। जन्म स्थान में कभी भी आपका विकास या उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में सप्तम भाव एवं दसम भाव के स्वामी है। रोजगार पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं, और पत्नी वैवाहिक जीवन दैनिक रोजगार के स्वामी हैं। और यहाँ गुरु किसी भी ग्रह से पीड़ित नहीं है, यह बहुत अच्छा योग है। तो गुरु यहाँ सप्तम भाव में स्व राशि में विराजमान है, तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और पत्नी भी रोजगार करने वाली होती हैं और विद्वान भी होती हैं, और पिता राज्य रोजगार का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से जब देखेंगे एकादश भाव में आमदनी बहुत अच्छी होती है, लग्न में देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, तृतीय भाव में देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। तो यहाँ गुरु जो है वो देखिए 28 अंश के हैं, बहुत कमजोर है, लेकिन वक्री भी है, तो वक्री होने से हम ये मान सकते हैं कि 4-5 अंश इसमें ज्यादा होगा पावर ऐसा। तो आप गुरु से संबंधित मंत्र जाप करें, प्रबल करें, क्योंकि गुरु किसी भी तरह से पीड़ित नहीं है, और फलादेश के अनुसार किसी प्रकार की परेशानी नहीं करे। यानी कि अब तक हमने जो भी ग्रहों का फलादेश देखा उनमें सबसे अच्छे आपके कुंडली में गुरु का फलादेश है, जो हर जगह लाभ दे रहे हैं और अच्छा योग बना रहे हैं। इसलिए ऐसे ग्रह को हमें जरूर प्रबल करना चाहिए, जो कि हमें फलादेश के अनुसार भी, आमदनी में भी, स्वास्थ्य में भी, जीवन की उन्नति में, दैनिक रोजगार में, प्रत्येक चीज में यह लाभ दे रहे हैं। उसके बाद शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं, तो शुक्र इस कुंडली में द्वादश भाव खर्च के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी है, और एकादश भाव में बैठे हुए हैं। एकादश भाव में बैठने से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति खर्च बहुत अधिक करते हैं, लेकिन बाहरी स्थानों के संपर्क से, विदेश से या जन्म स्थान से दूर के स्थानों के संपर्क से भी ऐसे व्यक्ति की आमदनी बहुत अच्छी होती है। यहाँ से शुक्र पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। आप यहाँ पे शुक्र को भी प्रबल करें, और भाई खर्च के स्वामी है तो पंचम भाव के भी तो स्वामी है, और हम कमाएंगे तो खर्च तो करेंगे ही, तो इसलिए शुक्र को भी आप प्रबल करें, मंत्र जाप करें, यहाँ आपको अच्छा फल दे रहा है, विद्या बुद्धि संतान का भी सिर्फ सुख प्रदान कर रहे हैं। शनि इस कुंडली में जो है वह भाग्य के स्वामी है और अष्टम भाव के स्वामी है। तो भाग्य के स्वामी होने से तो कारक हो गए, लेकिन अष्टमेश होने से अकारक भी हो गए, और शनि यहाँ सूर्य के घर में विराजमान है, तो यहाँ पराक्रम में तो वृद्धि होगी, लेकिन भाई बहन से मतभेद, उनके सुख में कमी होगी। यहाँ से शनि पंचम भाव में अपने उच्च राशि में दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, और खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है। ऐसे व्यक्ति धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होती है, और आयु में भी वृद्धि होती है। और यहाँ से जो है शनि सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं। अब आपने देखा कि शनि यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, यहाँ अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ परेशानी कर रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव जो होता है भाई बहन का होता है, तो शनि सूर्य के घर में भी विराजमान है और सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, भाई बहन के सुख में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और यहाँ जब द्वादश भाव में सूर्य को पीड़ित करेंगे तो अत्यधिक खर्च के कारण भी परेशानी होती है, जो कि मैंने पहले भी आपको सूर्य के फलादेश में बता दिया था। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित उपाय करना है, इसको मजबूत नहीं करना। राहु इस कुंडली में अष्टम भाव में विराजमान है, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी भी होती है, कठिनाई होती है। यहाँ से सूर्य जो राहु है द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, मानसिक परेशानी भी होती है, आंखों से संबंधित समस्या होती है। और यहाँ दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आमदनी भाव के स्वामी है तो उसमें भी परेशानी होती है, यानी धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह ठीक से नहीं हो पाता है। और यहाँ से राहु जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। धन एवं कुटुंब के स्वामी जो है चंद्रमा, तो जिस धन एवं कुटुंब के घर में भी दृष्टि डाल रहे हैं, और धन एवं कुटुंब के स्वामी को भी यह पीड़ित कर रहे हैं। अंश बल में दूरी है, तो यह कई आदमी अब यहाँ पर नीचे कमेंट्स लिखने लगेंगे, लेकिन मैंने पहले बताया कि एक लिमिट है
उस अंश के अंदर अंदर अगर दृष्टि होगी तो पूरा कंप्लीट फुल प्रभाव होगा। लेकिन अगर उससे दूर होगा तो ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं होगा, ऐसा सोचकर और आप उपाय करना मत छोड़ दे, वरना मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए आपको उपाय तो करना ही करना है राहु केतु शनि का। इस प्रकार आप तो समझ ही गए होंगे और अपनी कुंडली में संपूर्ण सलाह देश को लिखे हुए हैं। और आपको नहीं समझ में आए तो चर्चा करके और फोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।